हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्कोलियोसिस के बारे में, काइफोसिस के बारे में भी और लॉर्डोसिस के बारे में भी। स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस तीनों ही स्पाइनल कर्वेचर की डिफॉर्मिटी होती है। स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोलियोसिस के बारे में। स्कोलियोसिस इज अ लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन ऑफ मोर देन 10 डिग्रीज ओपन इन एन एस और सी शेप्ड कर्व। हमारी जो स्पाइन होती है उसमें जो नेचुरल कर्व होते हैं, लेकिन अगर वो कर्वेचर ज़्यादा ही लेटरल साइड हो जाए, साइड वे कर्वेचर हो जाए स्पाइन का, ठीक है, लेटरल कर्वेचर हो जाए अगर स्पाइन का मोर देन 10 डिग्रीज, अगर उसका एक स्केल आता है उसके थ्रू अगर आप मेजर करोगे और 10 डिग्रीज से ज़्यादा लेटरल कर्वेचर हो गया है स्पाइन का, तो वो कंसीडर किया जाएगा स्कोलियोसिस। इसमें जो हमारी स्पाइन की जो शेप हो जाती है वो एस शेप या सी शेप कह सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स की बात करें तो इडियोपैथिक, जिसका कोज हमें नहीं पता, अननोन कोज होता है और मोस्ट कॉमन होती है। कंजेनाइटल, जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, उसको कंजेनाइटल स्कोलियोसिस कहा जाता है। न्यूरोमस्कुलर, एसोसिएटेड विद कंडीशंस लाइक सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब न्यूरो नर्व से और मसल से रिलेटेड, लाइक पेशेंट्स जो हमारे होते हैं सेरिब्रल पाल्सी के या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, उनमें हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस इन ओल्डर एडल्ट्स ड्यू टू अर्थराइटिस और डिस्क डीजेनरेशन। डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस, जैसे इसका नाम है ऐसे ही इसका मीनिंग भी है कि ये ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन इन अर्थराइटिस पेशेंट वाले या फिर डिस्क डीजेनरेशन वाले पेशेंट्स में। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स की बात करें तो अनइवन शोल्डर्स और हिप्स, हिप्स और शोल्डर का जो लेवल होगा वो अनइवन होगा, ठीक है, क्योंकि कर्वेचर हमारा लेटरल हो रहा है, कर्वेचर सी शेप बन रही है, तो शोल्डर का लेवल ऊपर नीचे होगा, प्लस हिप्स का लेवल भी ऊपर नीचे होगा, अनइवन होगा। प्रोमिनेंट रिब्स ऑन वन साइड, एक साइड में प्रोमिनेंसी रिब्स की ज़्यादा होगी। बैक पेन रहेगा, रिड्यूस्ड मोबिलिटी रहेगी, मूवमेंट कम हो जाएगा। ब्रीथिंग इश्यूज इन सीवियर केसेस, ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी होगी कुछ सीवियर केसेस में। अब बात करें रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है इन पेशेंट ऑफ स्कोलियोसिस। इम्प्रूव पोस्चर एंड अलाइनमेंट, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, पोस्चर पे काम करेगा, अलाइनमेंट पे काम करेगा। और स्ट्रेंथन वीक मसल्स, वीक मसल्स को स्ट्रेंथ करेगा, स्पेशली कोर मसल्स एंड बैक मसल। स्ट्रेच टाइट मसल्स ऑन द कॉनकेव साइड। Scroth method, specific exercises tailored to the curve pattern. Bracing guidance and education if needed, and also the breathing exercises for thoracic scoliosis is must. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस इज एन एक्सेजरेटेड इनवर्ड कर्व ऑफ द लंबर स्पाइन, ऑल्सो कॉल्ड एज स्वे बैक। लॉर्डोसिस क्या होता है, इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है स्पाइन का। अगर स्पाइन इनवर्ड हो जाएगी तो जैसे आपने ओबीज पेशेंट, मतलब बहुत हैवी पेशेंट देखे होंगे जिनका पेट निकला रहता है, या प्रेगनेंसी टाइम पे वुमेन का जो पेट निकला रहता है, तो उसकी जो स्पाइन होती है वो कैसे होती है, पीछे की तरफ कर्वेचर हो जाता है और इन कर्वेचर इनवर्ड होगा, लेकिन जो बॉडी की पोजीशन होगी वो पीछे की तरफ होगी, स्वे बैक वाली पोजीशन होगी। किस कारण होती है ये, पुअर पोस्चर के कारण, ओबिसिटी, ज़्यादा ओवरवेट के कारण कि पेट आगे को निकल गया और बॉडी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, जिसके कारण कर्वेचर जो है स्पाइन का वो अंदर की तरफ हो गया है। ओबिसिटी, ठीक है, वीक कोर मसल्स की वजह से भी हो जाती है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के कारण भी हो जाती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होती है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब सिम्टम्स की बात करें तो विजिबल इनवर्ड कर्व इन लोअर बैक, लोअर बैक में अगर आप देखेंगे तो विजिबल कर्व होगा इनवर्ड, अंदर की तरफ। लो बैक पेन रहेगा, मसल टाइटनेस रहेगी हिप फ्लेक्सार्स और लोअर बैक की। वीक एब्डोमिनल और ग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियल और एब्डोमिनल मसल्स भी वीक रहेंगी। अब रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, उसकी कोर मसल्स पे काम करेगा, जो मसल्स वीक है उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएंगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई जाएंगी हिप फ्लेक्सार्स की और लंबर एक्सटेंसार्स की, ठीक है। पोस्चरल हैबिट्स को उसको करेक्ट करेगा, पेल्विक टिल्टिंग कराएंगे और लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज कराएंगे, पोस्चर रीट्रेनिंग कराएंगे एंड एर्गोनॉमिक एडवाइस, ठीक है। बात करें अब काइफोसिस की, काइफोसिस इज एन एक्सेजरेटेड आउटवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन लीडिंग टू अ हंच्ड और राउंडेड बैक। इसमें जो स्पाइन का कर्वेचर होता है वो आउटवर्ड हो जाता है। स्कोलियोसिस में साइड वे कर्वेचर होता है, लॉर्डोसिस में इनवर्ड कर्वेचर होता है, और काइफोसिस में आउटवर्ड कर्वेचर हो जाता है। आउटवर्ड कर्वेचर होने के कारण आपको अपर बैक में एक हंच
टाइप देखने को मिलेगा, राउंडेड बैक देखने को मिलेगी, उसे हिंदी में कहा जाता है कूबड़। कूबड़ की तरह निकला हुआ रहेगा अपर बैक में, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो पोस्चरल काइफोसिस होती है जो कि मोस्ट कॉमन होती है टीनेजर्स में। श्यूरमैन्स काइफोसिस होती है जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है एक तरीके से, एडोलसेंट्स में देखने को मिलती है। कंजेनाइटल काइफोसिस देखने को मिलती है जो बाय बर्थ होती है पेशेंट्स में। एज रिलेटेड काइफोसिस हो सकती है ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस और वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, तो क्या देखने को मिलेंगे, राउंडेड अपर बैक राउंडेड होगी, स्टिफ होगी, पेनफुल होगी अपर बैक, ठीक है, पेन रहेगा, फैटीग रहेगा पेशेंट को, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी इन सीवियर केसेस। बात करें रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की, तो स्ट्रेंथन बैक एक्सटेंसार्स, स्कैपुलर मसल्स, स्ट्रेच चेस्ट एंड एंटीरियर शोल्डर मसल्स। जो चेस्ट की और एंटीरियर शोल्डर मसल्स होगी उनकी स्ट्रेचिंग कराएंगे, और जो बैक की मसल्स होंगी जो पहले ही ओवर स्ट्रेच हो रखी है उनकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, ठीक है। बैक एक्सटेंसार्स की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, स्कैपुलर मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, और चेस्ट और एंटीरियर शोल्डर मसल की स्ट्रेचिंग कराएंगे। पोस्चर करेक्शन बोलेंगे पेशेंट को, और एर्गोनॉमिक एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पे उसकी वर्क प्लेस होगी उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करना। जैसे वो लैपटॉप पे लॉन्ग सिटिंग वर्क है या फिर लैपटॉप पे काम करने वाला पेशेंट है, उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे भी, तो उसके लिए आपको एजुकेट करना है। थोरेसिक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराई जाएंगी, यूज़ ऑफ फॉर्म रोलर्स, रेजिस्टेंस बैंड्स, फॉर्म रोलर्स की हेल्प से या रेजिस्टेंस बैंड्स की हेल्प से भी एक्सरसाइज कराई जाएंगी। ब्रेसिंग इन ग्रोइंग चिल्ड्रन विद मॉडरेट कर्व्स, ब्रेसिंग कराई जाएगी जो बच्चे, बढ़ती उम्र के बच्चे जो होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनमें। अब बात करें जनरल फिजियोथेरेपी अप्रोचेस फॉर ऑल, तीनों स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, गाइफोसिस में जनरल फिजियोथेरेपी अप्रोचेस क्या है। पोस्चर ट्रेनिंग तीनों में कॉमन है कि पोस्चरल ही डिफॉर्मिटी है ये, तो उसमें पोस्चरल की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। कोर स्ट्रेंथनिंग तीनों में ही इंपॉर्टेंट है, कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करानी इंपॉर्टेंट है, मैनुअल थेरेपी इफ रिक्वायर्ड, एंड एजुकेशन ऑन बॉडी मैकेनिक्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, कि बॉडी की मैकेनिक्स की एजुकेशन प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस पे भी काम करना है। तो ये सब हमारा किसका आता है, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और काइफोसिस, जो कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने आज कवर कर ली है, स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस। स्कोलियोसिस में साइडवे कर्वेचर हो जाता है, लॉर्डोसिस में इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है, और काइफोसिस में आउटवर्ड कर्वेचर हो जाता है स्पाइन का, ठीक है। और सिम्टम्स भी उसी अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था तीनों ही कंडीशन का। किसी को इसमें कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।